हाय स्टूडेंट, आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक जो है डेरिवेशन का हम निगमन करेंगे। और आप ध्यान से इसको देखें, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो कौन सी पोजीशन है? निरक्षीय या अनुप्रस्थ भी कहते हैं। पेपर में निरक्षीय स्थिति के नाम से भी आता है और अनुप्रस्थ स्थिति से के नाम से भी आता है। पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या कभी ऐसे भी आता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो चाहे अनुप्रस्थ के नाम से आए या निरक्षीय के नाम से आए, यही डेरिवेशन करना है। तो देखो ध्यान से, इसमें ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। ए सिरे पर प्लस क्यू और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है वो ओ है, तो ओ ए स्मॉल एल हो गई, ओ बी स्मॉल एल हो गई। टोटल दूरी इसमें 2L ली जाती है, जिससे गणना कार्य आसान हो जाता है। अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है? तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी कहलाती है अक्ष, द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। अब अक्ष पे जो लंबवत नॉर्मल लाइन खींचते हैं हम, वो कहलाती है निरक्ष। तो इसमें ओ पी क्या है? इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी की निरक्ष है। इसको हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन भी इसको कहते हैं। तो हमने मान लिया कि द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से इसकी निरक्ष पर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पर ये दोनों बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे, वो हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने क्या, इसकी निरक्ष पर स्मॉल आर दूरी पर P बिंदु माना। इस P बिंदु को द्विध्रुव ए बी के ए बिंदु से मिला दिया और बी बिंदु से मिला दिया, यानी कि ए पी रेखा हमने खींच दी और हमने पी बी रेखा खींच दी। और ये एंगल जो हमने मान लिया ये थीटा है, ये एंगल हमने अपनी तरफ से मान लिया थीटा है। अब देखो ध्यान से, जब मेरा ये चित्र बन गया, अब इस चित्र को ध्यान से समझो। जो प्लस क्यू आवेश है वो पी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो बाहर की ओर, यानी ए से पी की ओर होगा, क्योंकि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सदैव आवेश से बाहर की ओर होता है। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र E1 प्लस क्यू आवेश उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश जो है, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा अंदर की ओर, आवेश की ओर होता है। तो देखो ये अपने एरो लगाया, माइनस क्यू आवेश की ओर एरो ये लगाया। अब मेरे पास दोनों बिंदु आवेशों के कारण दो वैद्युत क्षेत्र हो गए, एक E1 हो गया, एक E2 हो गया। अब हमें चूंकि परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इनके बीच का कोण हमें पता नहीं कितना भी हो सकता है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, कुछ भी हो जाए। अब हम इसका वियोजन करेंगे। जो E1 वैद्युत क्षेत्र है इसको हम दो घटकों में, एक ऊर्ध्व घटक, एक क्षैतिज घटक। E1 को जो है हम दो घटकों में रिजोल्यूशन करेंगे, तोड़ेंगे। तो E1 का हम जो ऊर्ध्व घटक करेंगे, तो E1 का ऊर्ध्व घटक हो जाएगा E1 साइन थीटा, और E1 का जो हम क्षैतिज घटक करेंगे वो E1 कॉस थीटा हो जाएगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब इसी प्रकार से आप E2 का वियोजन करो। तो E2 का जो क्षैतिज दिशा में वियोजित घटक होगा, क्षैतिज दिशा में, वो E2 कॉस थीटा हो जाएगा। जिधर कोण होता है उधर हमेशा कॉस होता है, ऐसे याद बना रहेगा आपको। अब E2 का जो ऊर्ध्व घटक है, वर्टिकल कंपोनेंट, E2 का जो ऊर्ध्व घटक है वो हो जाएगा E2 साइन थीटा। ये वियोजन करना आना चाहिए। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो अगर सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा है, तो जुड़ जाते हैं सदिश, और अगर विपरीत दिशा है तो सदिश घटते हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा एक ही दिशा है, तो इनके बीच में प्लस चिन्ह लगेगा। इनके बीच में E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा के बीच में प्लस चिन्ह लगेगा, क्योंकि इनके दोनों के एरो जो है, तीर के निशान एक ही दिशा में है।
अब E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट होने के साथ साथ, विपरीत होने के साथ साथ E1 और E2 के मान भी बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों वैद्युत क्षेत्र E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे। अब मेरे पास बचेगा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इनकी सेम डायरेक्शन है, इसलिए ये मेरा परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न करेगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। तो इतनी बात ये ध्यान से समझना है। अब प्लस क्यू आवेश P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो हम ज्ञात कर लें, और माइनस क्यू आवेश P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो हमें ज्ञात कर लें। तो उसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र होता है उसमें हमें आवेश चाहिए और आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी है, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, ये हमें आधार पता है और ये लंब पता है, ये कर्ण हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो इस प्रमेय की सहायता से हम ये AP भुजा निकाल लेंगे। तो AP भुजा कितनी हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इतनी ही ये वाली भुजा हो जाएगी PB भुजा भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो आवेश हमें पता है, आवेश से P बिंदु की दूरी पता है, अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्लस क्यू आवेश अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दूरी पर स्थित P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा निकालो। तो क्या सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो आवेश कितना है प्लस क्यू, और आवेश से दूरी कितनी है P बिंदु की, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आवेश बटे दूरी का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना वैद्युत क्षेत्र ये प्लस क्यू आवेश P बिंदु पर उत्पन्न करेगा E1। अब चूंकि इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा A से P की ओर होगी, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है सदिश की दिशा भी बतानी पड़ती है, तो इसकी दिशा हो जाएगी A से P की ओर, A से P की ओर हो जाएगी दिशा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालो। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमने माना E2। तो E2 का मान कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो आवेश हो गया ये Q और इससे दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। दिशा इसकी किधर से किधर हो जाएगी, दिशा इसकी हो जाएगी P से B की ओर। ये वैद्युत क्षेत्र P से B की ओर होगा। ये हो गया समीकरण आपका दूसरा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 ज्ञात कर लिया और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 ज्ञात कर लिया। हमको ज्ञात क्या करना है कि ये दोनों आवेश मिलकर P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी कुल वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न करेंगे। उसके लिए हमने आपको ये समझाया कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कैसे होगा, E1 का विभाजन किया हमने ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में, E2 का विभाजन किया ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में। ठीक है, तो P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र मेरा जो होगा वो आपका E बराबर निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं। तो E निरक्षीय बराबर चित्र में हमने दर्शाया है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इनकी वैल्यू रख दो। तो E1 E2 का मान हम ज्ञात कर चुके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
इंटू कॉस थीटा सेम वैल्यू है, E1 E2 की सेम वैल्यू है, इसीलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो देखो सेम पद हैं, ये पद सेम है, दोनों पद सेम हैं। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो सेम पद हैं, दो बार लिखे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2 कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। अब यहाँ हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा का मान हमको चित्र बता रहा है, तो चित्र से आप कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लो। तो चित्र से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो चित्र में आधार कितना एल है और कर्ण कितना है आपका √r² प्लस एल स्क्वायर। तो √r² प्लस एल स्क्वायर ये आपका कर्ण है, या इसको हम एल बटे रूट हटा दें तो r² प्लस एल स्क्वायर की पावर, रूट का मतलब होता है 1/2 की घात। तो चित्र से कॉस थीटा का मान इतना आया। ये मान हम समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में रखने पर कॉस थीटा का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या रूप ले लेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2। तो कॉस थीटा का मान जब हम रखेंगे तो 2l बटे r² l स्क्वायर इंटू r² प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2। और यहाँ r² l स्क्वायर पावर कितनी है 1। अब देखो चूंकि Q इंटू 2l को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमने कहा था, इसको याद रखना, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो Q इंटू 2l बराबर होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2l को कहते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ से Q इंटू 2l हम हटा के इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं P। ठीक, इतनी बात देखो ध्यान से समझ में आ रही है। तो अब इसको क्या है, सरल करते जाएंगे, हल करते जाएंगे, जहाँ तक ये हल होगा वहाँ तक इसको हम हल करते जाएंगे। तो इसको हम हल करते जाएंगे और लास्ट में हमें अपना परिणाम मिल जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरक्षीय बराबर, क्योंकि सदिश राशि है इसलिए E के ऊपर एरो लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q इंटू 2l की जगह हमने रख दिया P। तो P और नीचे देखो r² प्लस एल स्क्वायर पावर 1 है, r² प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 है। तो 1 धन 1/2 कितना हो जाता है 3/2। तो इसकी मेरी पावर जो बन गई r² प्लस एल स्क्वायर की जो घात बनी है वो 3/2 बनी है। ये मेरा इक्वेशन हो गया चौथा। अब इसको और सरल करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें जो दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी होती है, ये हम आपको बता चुके, बहुत ही अल्प होती है, अत्यंत सूक्ष्म होती है। यानी L का मान R की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म होता है। और सूक्ष्म राशियों का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो और भी सूक्ष्म हो जाएगी। तो हम इसके नीचे लिखेंगे यदि L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, तो r² की तुलना में l² का मान अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण
अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नगण्य माना जा सकता है। नगण्य का मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर, बहुत ही सूक्ष्म होगा, इसलिए इसको हम हटा सकते हैं, यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं L² को। तब मेरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो क्या रूप धारण कर लेगा, ई निरक्षी बराबर 1/4πε0K इंटू पी अपॉन, अब L² चूँकि नेग्लिजिबल है, नगण्य है, बहुत कम है, इसलिए हम इसको हटा देंगे, तो मेरा बचेगा R² की पावर 3/2। तो 2 से 2 ये आपका कट गया, तो आपका सूत्र कितना बन गया, ई निरक्षी बराबर 1/4πε0K इंटू पी अपॉन R3। ये आपका सूत्र बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निरक्षी स्थिति में। मात्रा क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया समीकरण 5वां। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव अपनी निरक्ष रेखा पर, यानी कि अक्ष पे जो लंबवत रेखा है, उस रेखा के किसी भी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए सूत्र बन गया ई निरक्षी बराबर 1/4πε0K इंटू पी अपॉन R3। अब इसको हम और हल कर सकते हैं। इसमें K क्या है, ये जो K है, जिस मीडियम में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है उस माध्यम का परावैक्तांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर ये वायु या निर्वात मीडियम में रखा है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ वायु या निर्वात मीडियम है, तो वायु या निर्वात माध्यम के लिए परावैक्तांक K का मान सदैव 1 होता है। तो वायु या निर्वात मीडियम में तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या रूप ले लेगा, 1/4πε0K इंटू पी अपॉन R3। ये सूत्र तभी लागू होगा जब वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात माध्यम में स्थित है। अगर कोई अन्य मीडियम है तो K का मान आपको रखना पड़ेगा। अब 1/4πε0 का मान निश्चित होता है, 1/4πε0 का मान निश्चित होता है 9 × 10⁹। इसको भी याद रखो कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू पी अपॉन R3। तो ये जो फॉर्मूला बन गया आपका इक्वेशन 7, ये फॉर्मूला, ये सूत्र आप जो है जब सवाल लगाएंगे, न्यूमेरिकल जब हल करेंगे, तो उसमें जो आप निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 9 × 10⁹ इंटू पी अपॉन R3, तो आपको केवल 2 चीज़ें चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P चाहिए और उस बिंदु की दूरी चाहिए जहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर मीडियम वायु या निर्वात है तो ये सूत्र आप लागू करेंगे। अगर कोई अन्य मीडियम है तो इसमें K आएगा और K का मान न्यूमेरिकल में आपको देगा, क्योंकि अलग अलग माध्यमों के लिए परावर्तन K का मान अलग अलग होता है। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र आया निरक्षी स्थिति में, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा भी पूछी जाती है और पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो ये सूत्र हमको बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है, दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ई अनुक्रमानुपाती 1/R3। अब दिशा इसकी क्या बताओगे, तो दिशा इसकी हमने चित्र में आपको दर्शाई है। जो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई आया निरक्षी स्थिति में, इसकी दिशा देखो, ये द्विध्रुव की अक्ष है, अक्ष के समांतर ये रेखा है, ये रेखा इस अक्ष के समांतर है। तो शब्दों में कैसे बताएंगे, इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर, द्विध्रुव की अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर धन आवेश से
ऋण आवेश की ओर होती है। तो इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो निरक्षीय स्थिति में आया, इसकी दिशा पूछी जाए तो क्या होगी दिशा? तो हमने चित्र में भी दर्शाया, ये देखो एरो, इसके समांतर ए बी के समांतर ये रेखा है, पी बिंदु से जा रही है। तो शब्दों में कैसे इसको बताएंगे कि इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो एरो किधर लगे? धन से ऋण की ओर। तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। धन्यवाद। अगले पार्ट में अगला डेरिवेशन बताएंगे। ओके, थैंक यू।